एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 टू 22 विच स्टेट्स राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में 19, 20, 21 और 22 आर्टिकल आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 19 से, जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है। हमें पता है फ्रीडम का मतलब पता है ना सबको कि क्या होता है। हमारे पास फ्रीडम है रहने की, जीने की, सुनने की, सब काम करने की फ्रीडम है अंटिल वो पब्लिक पॉलिसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोगों के पास एक फ्रीडम है जिसको बोलते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरे को ये बोल दे कि भाई तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं सकती हो, तो उसका मतलब ये नहीं है, ये मेरा फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास स्पीच बोलने की फ्रीडम है। पर आप ऐसे नहीं कि आप भड़का देते ना लोगों को, फॉर एग्जाम्पल देश के खिलाफ भड़का देते, तो उसकी फ्रीडम नहीं है आपके पास। ठीक है, बट आपके पास नॉर्मली बोलने की और हर चीज़ की फ्रीडम है, जो भी आप सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है कि फॉर एग्जांपल मैं दुखी हूँ तो मैं अपने आप को दुख में एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं खुश हूँ तो खुश में एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं आपको अपने पढ़ाने के तरीके से आप लोगों के साथ मिल रही हूँ और एक्सप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज़ इसमें आती है हमारे आर्टिकल 19 में हमें ये कुछ मेन टॉपिक्स मिले। तो इसमें क्या क्या, पहला तो ये हो गया कि हमारे पास स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम। दूसरा आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, बिना अमिनेशन, बिना गन और बॉम्ब वगैरह लेके अगर तुम 4 लोग मिलके यहाँ पे असेंबल हो रहे हो, या फिर 5 या फिर कितने भी, ठीक है, तो आप मिलके पीसफुली असेंबल हो सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंडर। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, जो भी आप यूनियन बनाते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, ये सारी इसके अंडर रजिस्टर होती है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी मतलब आप अपना मेंबर की पार्ट आप अपनी कोऑपरेटिव बना सकते हो। जैसे मैं मेरे 4 दोस्तों को बोलूँ कि चलो आ जाओ अपन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं या फिर उससे पैसे कमाते हैं या फिर जो भी काम है वो सब करते हैं। तो इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई यूनियन बनाने की हमें पावर कहाँ से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 से। इसके बाद आती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में आपको जहाँ भी घूमना है, जैसे भी घूमना है आप घूमिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी भी आपको फ्रीडम है। ठीक है, इसके बाद फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। आपके पास रेजिडेंस की फ्रीडम है, आप राजस्थान में रहना चाहे राजस्थान में रहिए, आप उत्तराखंड में, आपको रहने की फ्रीडम है। आपको कोई भी सिटी कहीं पे भी जहाँ मन करे वहाँ रहिए, जहाँ आपका बिजनेस अच्छा सेटअप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक मौसी हैं जिनका बिजनेस तमिलनाडु में, और वो यहाँ की रेजिडेंट थी, तो अब वो वहाँ की रेजिडेंट हो गई। ठीक है, तो आपके पास उनको इसी फ्रीडम के अंडर तमिलनाडु गई। ठीक है, इसके बाद बात आती है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आपके पास अपना कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन को प्रोफेस करने की फ्रीडम है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाना चाहूँ तो मैं मेरे पास पढ़ाने की फ्रीडम है, अगर मेरे पास उतनी एलिजिबिलिटी या फिर मैं उस क्राइटेरिया में, उस पैरामीटर में फॉल कर रही हूँ, तो फिर मैं प्रोफेशन मैं एजुकेशन फील्ड में भी जा सकती हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहूँ तो मैं जो भी प्रोफेशन करना चाहूँ मेरे पास उस चीज़ की फ्रीडम है। पर ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएं और आपके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है और फिर भी आप अपना क्लिनिक खोल के बैठे, तो आप इसको ऐसे, जो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हो वो सारी फ्रीडम आपके पास है। पर जैसे ही आप किसी का नुकसान करेंगे या फिर सोसाइटी का, इंडिया का, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उस पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर डीम्ड नहीं होंगे। दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 19। लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 20। ओके, तो अब हम आ गए हैं आर्टिकल नंबर 20 की साइड, जो कि बोलता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को। किसको? इंडिविजुअल। कौन इंडिविजुअल? जिन्होंने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन किया हो। ये बेसिकली क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम सर्टेन क्रिमिनल कन्विक्शंस। कुछ कुछ ऐसे काम हो जाते हैं लोगों से जानबूझ के करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, कुछ लोग गलती से हो जाते हैं, तो कुछ भी। ठीक है, जो भी, तो उन क्रिमिनल्स को आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन देता है। कैसे देता है? एक तो डबल जियोपार्डी से, एक एक्सपोज फैक्टो लॉ और एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल जियोपार्डी क्या होता है। डबल जियोपार्डी मतलब इसमें फर्स्ट वर्ड ही है डबल, 2 बार। जियोपार्डी मतलब सजा, या फिर तुम्हें कोई पनिशमेंट मिला, या फिर तुम पे कोई चार्ज लगा दिया, या फिर तुम पे कोई पैसे लगा दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले हम डबल जियोपार्डी को।
तो डबल टाइम, जैसे मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये ए है, ठीक है। अब ये ए है और ये है अपना बी, ठीक है। तो जो ए है उसने बी को मार दिया, ठीक है। तो ए ने बी को मार दिया, कोई बात नहीं। अब इस पर मर्डर का चार्ज लगा अंडर बीएनएस एक्ट, या फिर अगर पहले की है तो आईपीसी में, ठीक है। तो वो आईपीसी में ही मान लेते हैं। तो इसको चार्ज लग गया, ठीक है, मर्डर का चार्ज लग गया। अब ये जो बंदा है, इसको क्या है, अब कोई सी नाम का बंदा है जो कि बी का दोस्त है, वो बोलता है मैं तो इसको 2 बार सजा दिलवाऊंगा, मैं तो इसके साथ ये करूंगा, मैं तो इसको बर्बाद करके छोड़ दूंगा, इसने मेरे दोस्त को कैसे मार दिया, ठीक है। तो सी इसको क्या बोलता है, मैं तो इसको 2 बार ही सजा दिलवाऊंगा। तो आर्टिकल 20 इस ए को प्रोटेक्शन देता है कि इसको 2 बार सजा ना मिले, या फिर इसको कोई ऐसा ग्रेटर अमाउंट ना मिले कि ये चुका ही नहीं पाए सरकार को, ठीक है। तो आईपीसी के अंडर जो भी इसकी जो भी सजा होगी, जैसे 20 साल इसको मर्डर की सजा मिल गई, ठीक है। तो और ये सी चाहता है कि इसको तो 40 साल मिले, या फिर जब तक ये मरे ना तब तक ही सजा मिल जाए इसको। तो फिर ऐसा नहीं होगा, जो भी एक प्रिस्क्राइब है, तो इस ए नाम के बंदे को ना ही तो उसको डबल सजा मिलेगी, ना ही उसको 40 साल सजा मिलेगी, उसकी जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है वो मिलेगा, ठीक है। इसको डबल जियोपार्डी कहते हैं कि इसको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है। तो ये वापस से ए नाम का बंदा है, ठीक है। अब और ये है एक घर, ठीक है, बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर है ये। तो अब ये ए नाम का बंदा इस घर की बाउंड्री में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहता है, बी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 2025 चल रहा है, 2023 में ट्रेस पासिंग, इसने ट्रेस पास किया ना बी की प्रॉपर्टी पे, ए ने ट्रेस पास किया बी की प्रॉपर्टी पे 2023 में। अब ये क्या है, यहाँ पे ऑफेंस ही नहीं है कि ट्रेस पासिंग कोई ऑफेंस नहीं है, तुम्हें जहाँ मर्जी जिसके घर में घुसना घुस जाओ, ठीक है। तो ए चला जाता है बी के घर। अब बी को क्या होता है, 2 साल बाद होश आता है 2025 में कि भाई साहब ये ए नाम का बंदा तो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर में ट्रेस पास करके चला गया, और 2025 में तो ये एक कानून बन चुका है कि ट्रेस पासिंग तो पनिशेबल ऑफेंस है, और मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए अब इससे, ठीक है, जो भी मेरे को प्रॉब्लम हुई है। तो फिर ये जाएगा कोर्ट में कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया है, और मुझे तो क्या करो, आर्टिकल 20 के अंदर मुझे वो दो प्रोटेक्शन कि ए मेरे घर में 2 साल पहले आया था और फिर अभी वो लॉ बना है। तो फिर ये क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जो भी फैक्टो, पोस्ट मतलब पहले, ठीक है, पोस्ट बाद में, सॉरी, है ना। तो फिर ये क्या बोलेगा, तो फिर कोर्ट इसको क्या बोलेगी कि बी भैया आप अपने घर जाओ, क्योंकि ए तो 2023 में आया था और तब तो ट्रेसपासिंग ऑफेंस ही नहीं था, बट ट्रेसपासिंग तो अभी ऑफेंस हुआ है। तो अगर अभी 2025 में ए आपके घर आता है तो आप ट्रेसपासिंग का उस पर केस ठोक सकते हैं। पर अब तक तो ए और बी में दोस्ती हो गई, तो फिर उनको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पर हो भी सकती है किसी को, ठीक है। तो ये एक्सपोज फैक्टर लॉ हो गया कि कोई जो ऑफेंस आपने किया है, कोई भी ऑफेंस जो आपने किया है, उसकी जब तक वो इंडिया के कानून में ऑफेंस नहीं है, और चाहे बाद में वो ऑफेंस बन जाए, जैसे साइबर क्राइम हो गया, ठीक है। तो पहले अगर किसी ने कोई ऐसा साइबर क्राइम करके रख दिया और फिर बाद में वो एक्चुअल पनिशेबल ऑफेंस बन गया, तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहले उस आदमी ने काम किया है तो वो बाद में उस चीज़ के लिए पनिशेबल हो। जब भी कोई किसी चीज़ के लिए पनिशेबल होएगा तो उसके लिए वो उसी टाइम पे ऑफेंस होना चाहिए। अगर ऑफेंस नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, बाद में अगर कुछ भी लॉ बनता है तो वो उसके अकॉर्डिंग बाद में ही ड्राइव होगा। पहले का किसी ने कुछ कर दिया तो उसका ये मतलब ये नहीं है कि उसको घसीट के लाए और चल तो कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20 में। क्या बोलता है कि कोई भी इंसान है वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। कोई भी इंसान है, ठीक है, मैं हूँ, मैंने एक मर्डर किया है, ठीक है, मैंने एक मर्डर किया और पूरे दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, और बस मुझे पता है कि मेरे को पता है मैंने इस आदमी का मर्डर किया, और जिस आदमी का मर्डर हुआ उसको तो हो ही गया, बस उसको पता था और मुझे पता था। तो मैं अपने अगेंस्ट इस चीज़ से प्रोटेक्शन ले सकती हूँ कि भाई मुझे पता है मैंने मेरा मर्डर किया है, पर मैं अपने अगेंस्ट वो नहीं दूंगी, क्या नहीं दूंगी, मैं अपने अगेंस्ट अपना
बयान नहीं दूंगी कि मैंने मर्डर किया है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यही होता है कि अपने आप को खुद ही दोषी मान लेना। पर इसमें भी कई चीज़ें होती हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जैसे भी लोगों को जब मर्डर केस पे होती हैं एक्चुअल बातें, तो उसमें अपने आप से सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी अपनी विल से लोग करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस इतना कूट देती है कि आपको करना पड़ जाता है, पर आप अगर थोड़े अवेयर हैं, अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, तो आप 20 के अंडर प्रोटेक्शन ले सकते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के। बट उस तरह चांस नहीं देती आपकी वो स्टेट या फिर गवर्नमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल नंबर 20। अब हम आर्टिकल नंबर 21 की तरह मूव ऑन करते हैं। 19 हो गया, 20 हो गया, ये और ये दे रहा है, ठीक है। स्टार्ट करें आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 क्या प्रोवाइड करवाता है हमें? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या होती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कोई भी इंसान है उसको अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, ठीक है। आप किसी को मारने नहीं आ सकते, आप कोई मुझे मारने आएगा तो मुझे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का हक है। और उसमें मैं अगर मैं जिंदा रही तो मैं फाइल कर दूंगी केस, और नहीं रही तो फिर मेरे बिहाफ पे मेरा कोई लव्ड वन फाइल कर देगा, ठीक है। और नहीं तो पुलिस इंस्पेक्टर है, स्टेट है, जो भी लोग हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा। तो मुझे अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन करने का पूरा अधिकार है। प्लस में मुझे, मेरे को अगर कोई मारने आ रहा है और मैं अपने डिफेंस में उसको वापस मार देती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कम सज़ा होगी, सज़ा होगी। बीएनएस के अंदर हम ये बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है पर्सनल लिबर्टी। हमारे पास अपनी अपनी पर्सनल लिबर्टी, जो करना है, जिसको जैसा करना है करो, ठीक है। उसके बाद आती है बात राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। डिग्निटी से रहने का अधिकार है। ये नहीं है कि कोई, तुम जा रहे हो और न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ कुछ भी फालतू की चीज़ें बोल रहे हो कि ये मैडम तो अच्छा नहीं पढ़ाती, या फिर ये, मतलब ये तो बहुत छोटी लेवल की बात हो गई। सबको अपना एक्सप्रेशन करने का हक है, बट तुम किसी को ना डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई तुम किसी की डिग्निटी को डिफेम करते हो, उसके करेक्टर पे बोलते हो, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हो, या फिर कुछ भी बोलते हो कि वो तो बहुत ही खराब आदमी है और उसने तो ऐसा 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 किया था, जबकि उसने किया भी नहीं हो, और तुम ऐसे किसी की डिग्निटी पे बोलते हो, उसके करेक्टर पे बोलते हो, तो तुम पनिशेबल हो गए आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात आती है राइट टू लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का सबको अधिकार है, कमाने का। लाइवलीहुड मतलब कमाना, ठीक है। मेरे पास भी अपना लाइवलीहुड का अधिकार है। मैं कहीं पढ़ाने जाऊँ तो वो भी मेरे से कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं भाई तू तो कमा नहीं सकती, क्योंकि तू कुछ भी है, किसी भी बात पे डिस्क्रिमिनेट कर दे कि तुम्हारी कास्ट ऐसी है, मतलब आई एम अ ब्राह्मण, तो अगर मेरे को बोल दे कि नहीं नहीं तुम तो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास राइट है लाइवलीहुड का, मैं कमाने जा सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट। सबको क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। कास्ट, एक सेकेंड, हाँ, सबको क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम जाके किसी के घर के आगे कूड़ा फेंक के आ रहे हो रोज़, या फिर कोई भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कि सामने वाले को तो सांस ही नहीं आ रही और लोग मर जा रहे हैं, तो उस पर नहीं चलेगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, ठीक है। और तुम्हें भी क्लीन रखना है, तुम्हारी ड्यूटी भी बनती है, तुम्हारा राइट भी बनता है कि तुम क्लीन एनवायरनमेंट में सांस ले लो, ठीक है। इसके बाद बात, ओके, इसके बाद बात आती है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर। जैसे कोई ए पर्सन है, उसके अंदर किसी ने चाकू मार दिया, ठीक है, तो उसके पास हेल्थ केयर और मेडिकल करने का राइट है। और अगर उसको चाकू नहीं भी मारा है तो आप समझ रहे हैं कि जैसे उसको कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी चीज़ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कोई उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। सबके पास हक है, किसी को कोई चीज़ है, कोई परेशानी है तो उसका इलाज करवाइए। हाँ, बाकी इसके बाद बात आती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। एक एक्ट भी आता है लेबर लॉ के अंदर, हम पढ़ेंगे बाद में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस करके, जिसमें भवरी देवी का केस था, एक काफ़ी अच्छा था, उसमें विशाखा गाइडलाइंस आई थी सारी। तो ये भी हमें प्रोटेक्शन आर्टिकल नंबर 21 देता है कि हमें प्रोटेक्शन है, वुमेन्स को प्रोटेक्शन है, या फिर किसी और को भी, मैन हो गया, वुमेन हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी जेंडर, उनको सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू लाइफ की बात होती है, तो वो सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी, जो भी इंडिया के टेरिटरी के विद इन रह रहा है, ठीक है, या फिर आया हुआ है, फिर घूमने आया हुआ है, कुछ भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ये तो ब्रिटिश यूके का बंदा है, ठीक है, और ये इंडिया का बंदा है, तो यहाँ पे एक मर्डरर है,
वो बोले कि अरे ये इंडियन को तो मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये तो इंडिया का सिटीजन और मेरे पास आर्टिकल नंबर 21 लग जाएगा, मैं तो इस यूके वाले को मार देता हूँ। ऐसा नहीं होगा, ये किसी को भी नहीं मार सकता, ये अपना चाकू अपने पास रखे, ये किसी को भी नहीं मार सकता क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 विच इज प्रोवाइड टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन टू एवरी पर्सन हु इज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें एक्सेप्शन ये आता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल में लेते हैं कि राइट टू लाइफ है, ठीक है। अब वो बंदा है, ठीक है, उसने एक्चुअली ये काम किया है, ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी के हित में है ये चीज़ कि अगर उस बंदे की हरकतों को हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करें तो लोग सीखेंगे कि भाई लोग ऐसा ऐसा भी करते हैं और आपको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। अब वो बोले नहीं भाई मेरी तो डिग्निटी थी, तूने कैसे लिख दिया मेरे बारे में, मेरी कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे लिख दी। कुछ चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल होती है वो नहीं लिखे, बट एक्चुअली उसने एक समराइज वे में ठीक ठाक विद इन हिज क्राइटेरिया पैरामीटर जो भी होते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल के, उसके अंडर लिखा और फिर उसके बाद ये इसको स्यू कर दे आर्टिकल नंबर 21 को लेके, तो ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और वो विद इन पब्लिक पॉलिसी है, वो उसको लोगों को बस अवेयर करने के लिए कर पाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 21 एंड नाउ लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 22। ओके, ये तो हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 22 की, जो कि हमें बताता है, आर्टिकल नंबर 22 हमें प्रोटेक्ट करता है किन किन लोगों से, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी का भी कोई अरेस्ट हो जाता है या फिर किसी को पुलिस उठा के ले जाती है या फिर उसका डिटेंशन हो जाता है, तो उस इंडिविजुअल को उस इन अरेस्ट और डिटेंशन से कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक राइट्स उनको प्रोवाइड करा रखे। तो जो पहला राइट है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। किस बात पे आप मुझे उठा के लेके गए हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ किया ही नहीं है, पर पुलिस को ऐसा लगता है कि मैंने एक मर्डर किया है, मैंने मर्डर कमिट किया है और वो मुझे उठा के ले जाते हैं, तो फिर वो मुझे लेके तो जा सकते हैं, मेरा अरेस्ट करवा सकते हैं, पर मुझे मेरे जो ग्राउंड है मुझे पता तो हो भाई मेरे को लेके क्यों जा रहे हो, तो फिर मेरे को अपना ग्राउंड जानने का पूरा अधिकार है, ठीक है। उसके बाद बात आती है राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लॉयर। मेरे पास, अब मैं बोलूँगी मैंने एक, मतलब पुलिस बोल रही है कि मैंने एक मर्डर कमिट किया बट मैंने तो एक्चुअली किया नहीं, और फिर मुझे पता चला कि ये ग्राउंड है कि मैंने, इनको लगता है कि मैं मर्डर कमिट करके आई हूँ, बट उसके बाद मेरे पास क्या हक है कि मैं कंसल्ट कर सकूँ या फिर मैं एक लॉयर के द्वारा डिफेंड हो सकूँ, कि एक लॉयर, मेरे पास एक लॉयर है कि भाई मुझे, मेरे पास स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है ना, स्पीच और एक्सप्रेशन करने का राइट है, तो फिर मैं अपने लॉयर को बोलूँगी भाई मैंने तो मर्डर कमिट किया ही नहीं है, आप प्लीज़ मुझे डिफेंड कर दीजिए कोर्ट में आके, ठीक है। और मैं अपने लॉयर से पूरा राइट रखती हूँ कि उससे मैं कंसल्ट कर सकूँ कि मैंने एक्चुअली ये चीज़ तो की ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेरे मेरे स्पेसिफिक राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ, और इसमें ये भी बात आती है कि अगर आपने मर्डर कमिट भी किया है, फॉर एग्जांपल फॉर एन इंस्टेंस ले लेते हैं कि मैंने मर्डर कमिट किया भी है, तो भी मेरे पास हक है कि मैं एक लॉयर को अपॉइंट करके उससे कंसल्ट करके और उससे डिफेंड हूँ कोर्ट में। उसके बाद बात आती है प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मजिस्ट्रेट, मेरे को जिस भी, जैसे मेरे को आज 12 बजे लेके गए 12 PM, ठीक है, मेरे को 12 बजे उठा के लेके गए, तो मेरे को कौन से डेट की, 24 डेट की, 24 नवंबर की 12 बजे मुझे लेके गए, तो 25 नवंबर को 12 बजे इन्हें मुझे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर ये रखते हैं तो मैं अपना, ये जो मेरा राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 22 का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उसको कोर्ट में फाइल कर सकती हूँ, ठीक है। तो और ये जो टाइम है, ये जो 24 आवर्स है, ये एक्सक्लूड करता है ट्रैवल का टाइम। हो सकता है मैं जिस गांव में मर्डर किया है उससे 12 घंटे दूर हो, मैं मेरे सबसे पास मजिस्ट्रेट, तो ये तो बोलेगा कि अरे तुम्हारे तो 24 घंटे ख़त्म हो गए, और मैं बोलूँगी मैं तो केस करने जा रही हूँ, तुम्हारे तो 24 घंटे हो गए। इसमें एक्सक्लूड होता है ट्रैवल का टाइम, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। 1 2 और 3 और 4, नहीं ये पॉइंट थोड़ी सा, ठीक है, 3 हो गए। फिर ये 4th ये आता है, कैन नॉट बी डिटेन विदाउट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी। जो जो भी इंसान को उठाया है, जैसे मुझे मर्डर के चार्ज में उठाया है, ठीक है,
तो मेरे को 24 घंटे के आगे ये मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट तो कर दिया है, पर फिर उसके बाद ये पता चलता है कि भाई मैंने तो मर्डर कमिट ही नहीं किया और पुलिस वाले मुझे छोड़ ही नहीं रहे। तो जब तक मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के मैं अंडर नहीं आती और वो मुझे कोई अच्छी सी सज़ा नहीं सुना देता कि भाई 20 साल आपको जेल में काटना है, तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, जब तक मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी नहीं आती, जब तक मजिस्ट्रेट नहीं बोलता या फिर वो मुझे ये नहीं बोलता कि आप अगले 30 घंटे और रहेंगे या फिर आप अगले 48 आवर्स और रहेंगे इस इधर पुलिस कस्टडी में, तब तक मेरे को कोई मेरे को नहीं रख सकता। मेरे पास राइट टू फ्रीडम है अपनी, मैं अपने बाहर इंडिया में अगर जहाँ भी घूमना है वहाँ मैं घूमूंगी। तो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 19 to 22 ऑफ राइट टू फ्रीडम। ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे, 23 एंड 24। ओके, सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला राइट देखते हैं, फंडामेंटल राइट। ओके।